हेलो दोस्तों। इसके पहले पार्ट 18 तक एविडेंस में हो गया था। अब आज पार्ट 19 की बारी है। तो आज पार्ट 19 में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लिया जाए। आज किसकी किसकी बारी है? पार्ट 19 ये लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, पार्ट 19 नहीं लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट 19 नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। आइए आज क्या शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे भाग सॉरी आज हम भाग भाग क्या शुरू करेंगे? भाग 2 शुरू करेंगे। भाग 2 ये किस में? इंडियन एविडेंस एक्ट में। इंडियन एविडेंस एक्ट में भाग 2 है। और बीएसए में क्या है? बीएसए में भाग 3 है। जो चीज़ें भाग 2 में दी गई हैं वो चीज़ें भाग 3 के बीएसए में दी गई हैं। तो अब आप आ जाओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर लिख लो बीएसए और इधर लिख लो इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब इसमें कितने चैप्टर आते थे? चैप्टर। तो इसमें कितने चैप्टर थे बीएसए में पहले, और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें चैप्टर देख लेते हैं। तो इसमें कितने चैप्टर? 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है। और इसमें भी चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है। अब इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो पहले आप आ जाओ बीएसए के और इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो चैप्टर जो 3 है, चैप्टर 3 है, तो इसमें ये कहाँ से कहाँ तक का चैप्टर 3? इसमें सेक्शन 51, सेक्शन 52 और सेक्शन 53 ये बीएसए का है। और इसमें जो चैप्टर 3 है ये किससे ये क्या है? ये है 56, 57 और 58 है। तो चैप्टर 3 में क्या है? जुडिशियल नोटिसेबल, ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना। इसमें चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर का नाम ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। सेम चीज इसमें भी है चैप्टर 3 में। फिर आ जाओ अब नेक्स्ट में, आप आ जाओ चैप्टर 4 में। ये किसका है? बीएसए का चैप्टर। ये किसका है? बीएसए का। तो बीएसए के चैप्टर 4 में कौन सा सेक्शन है? 54 और 55। और इंडियन एविडेंस के चैप्टर 4 में क्या है? कौन कौन से सेक्शन है? 59 और 60। ये किसका बताता है? ये ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस के बारे में बताता है, ठीक। इसे भी ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है, चैप्टर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, चैप्टर 5 जो है भाग 3 का। भाग 3 का ये बीएसए के भाग 3 का है, चैप्टर 5। तो ये चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है? ये चैप्टर 5 है 56 टू 93 तक। और जो इंडियन एविडेंस का चैप्टर 5 है वो कहाँ से कहाँ तक का है? 61 टू 1990 तक का है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में इस चैप्टर बताता है। ये चैप्टर किसका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है। चैप्टर 5 हो गए। अब नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 6। चैप्टर सब समान है, बीएसए में भी वही है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी वही है चैप्टर। तो चैप्टर 6, चैप्टर का नाम भी वही है। अब इसमें क्या है? इसमें कौन कौन से सेक्शन है?
इसमें आता है 94 to 103, इसमें कितने 91 to 100, ये ओल्ड वाले में हो गया। और इसका क्या है, एक्सक्लूजन अपवर्जन है, अपवर्जन है किसका, मौखिक साक्ष्य का, मौखिक साक्ष्य का। सेम यहाँ पे भी है। तो आई होप अब बीएसए और इंडियन एविडेंस आपका हो गया हो। अब आइए हम शुरू करते हैं आज से भाग 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या शुरू करते हैं आज, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पार्ट 2, ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का। और किसका, पार्ट 3 ये हो गया तुम्हारा बीएसए का। तो आज क्या क्या पढ़ना है, 56, 57 और 58, ये एक चैप्टर का हो गया, चैप्टर 3 का हो गया, ये किसका हो गया, चैप्टर 3 का। और चैप्टर 4 भी आज ही पढ़ लेंगे हम लोग। चैप्टर 4 क्या है, ये है 59 और 60, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ये इसका नहीं होगा, ये हम बता दिए तुमको। आज जो पढ़ना है इंडियन एविडेंस एक्ट का 1873 का, 72 का, सॉरी। अब और क्या पढ़ना है, और इसी को कोरिलेट कर लो। तो पार्ट 3 किसका, बीएसए का। इसमें कौन आज का क्या क्या पढ़ना, चैप्टर 3 पढ़ना है इसका भी, और चैप्टर 4 पढ़ना है इसका भी। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं बीएसए के, 51, 52 और 53, 51, 52 और 53 पढ़ना है। चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है, 54 और 55, तो बीएसए का। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब आइए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अब अपने लेक्चर में कहाँ से शुरू करना है, भाग 2 से। देखो तो इसमें क्या पढ़ना, सबसे पहले क्या पढ़ना, ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये कहाँ पढ़ना है, ये तुमको अभी पढ़ना है चैप्टर 3 में। ये देखो लिखा, ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं, भाग 2 का नाम है सबूत के विषय में। तो अब इसके बारे में न्यायिक अवेक्षा के बारे में हमको पढ़ना। तो सबसे पहले न्यायिक अवेक्षा क्या होता है वो आइए हम देखते हैं। तो न्यायिक अवेक्षा क्या होता है, न्यायिक अवेक्षा को उस तथ्य की पहचान करने के लिए कहा जाता है जिससे न्यायिक अदालत ने स्वीकृति किया हो और जिसे विशेष प्रमाण के बिना साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे तथ्य को जिन्हें न्यायिक अपेक्षा करने के लिए विशेष प्रमाण नहीं देने की आवश्यकता, विशेष प्रमाण देने की आवश्यकता मतलब विशेष सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती, न्यायिक अदालत खुद ही स्वीकृति कर लेता। उदाहरण के लिए दिन की तारीख या व्यक्ति की जन्मतिथि जैसे तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा करने के लिए विशेष प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। ये होता है न्यायिक अवेक्षा। क्या होता है, न्यायिक अवेक्षा। तो अब आ जाओ, आप नीचे से शुरू करते हैं इसमें। तो पहले नॉर्मली आप जानो क्या क्या पढ़ना, 56 में क्या बताया, जुडिशियल नोटिसेबल क्या क्या चीज़ें हैं। 56 क्या बताता है, किस किस चीज़ों में ऐसे तथ्य 56 क्या बताता है कि जुडिशियल नोटिस न्यायिक अपेक्षा को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो आप पढ़ो 56 क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह बताया गया है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिस तथ्य को न्यायालय में न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें न्यायिक अपेक्षा करने के लिए विशेष प्रमाण नहीं देने की आवश्यकता होती।
यानी कि उनको विशेष प्रमाण। अब उदाहरण के लिए क्या, यदि कोई व्यक्ति न्यायिक अपेक्षा द्वारा जानता है कि दिन की तारीख क्या है, तो उसे इसे साबित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता देने की नहीं है। इस तरह क्या, धारा 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक अपेक्षा करने वाले तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे सीधे ये क्या कहता है, धारा 56 कहता है। अब आ जाओ, अब धारा 57। धारा 56 में ये क्या कहता है, कहता है कि क्या बोलते, जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। नॉर्मल चीज़ यही कहता है, न्यायालय जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम। देखो इसमें क्या पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक, किसको चीज़ों को आवश्यक है कि साबित करना आवश्यक नहीं है, किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। ये कौन बताता है, ये बताता है तुम्हारा क्या बताता है, किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो कौन कौन से तथ्य हैं जिनको, नंबर 1 जो क्या है, जुडिशियल नोटिसेबल हैं, जुडिशियल JN लिखूंगा, जो चीज़ जुडिशियल नोटिसेबल है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 जो न्यायिकता क्या किया गया, स्वीकृति कर लिया गया है, न्यायिकता स्वीकृति कर लिया गया यानी कि स्वीकार कर लिया गया। 58 में पढ़ोगे ये आगे, न्यायिकता जिन्हें स्वीकार कर लिया गया उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 3 न्यायालय जिन चीज़ की क्या करता है, परिकल्पना करता है, उनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जुडिशियल जुडिशियल नोटिसेबल हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यायिकता स्वीकृति कर लिया उनको साबित करने के लिए नहीं है। जो न्यायालय जिस चीज़ के बारे में परिकल्पना यानी कि प्रिज्यूम कर लिया है, न्यायालय ने जिन चीज़ों को, उनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आ जाओ 1 में। तो इसको यहाँ एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया, इसको BSA के साथ तुम पढ़ोगे, BSA के साथ कौन सी धारा हो जाएगी, 51। तो 56 जो यहाँ पे दिया है वो BSA के 51 में दिया है। तो अब आप आ जाओ, और जो 57 में दिया है रेड विथ BSA के कौन सी धारा के साथ, 52 के साथ पढ़ोगे। किसके साथ, 52 के। तो अब आ जाओ क्या क्या चीज़ें जुडिसेबल हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें जुडिसेबल हैं उसको हम देख लेते हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखना, ये एग्ज़ाम में खूब पूछता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना ज़रूरी है। हम इसको कंसाइज फॉर्म में बना के लेके आए हैं, लेकिन आपको जहाँ भी आवश्यकता होगी मैं और भी अच्छे से इसको समझाते चलूँगा। तो 56 समझ में आ गया। 57 क्या कहता है, धारा 57 के अनुसार न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करनी होती है। अब किसे किसे करनी होती है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधि, यानी भारत राज्य क्षेत्रों में लागू सभी कानून या विधियाँ। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको नंबर 1 ऐसे लिख सकते हो। नंबर 1 हम शॉर्ट फॉर्म में बना दे रहे हैं, ऑल लॉज, जो कानून है, ऑल लॉज इनफोर्स, ये पूछता है इस वजह से इसे, इनफोर्स इन द टेरिटोरियल ऑफ इंडिया, ऑल लॉज इनफोर्स इन द टेरिटोरियल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सारे कानून हैं उनका जुडिशियल नोटिसेबल न्यायालय करेगा। और अब आ जाओ नंबर 2 क्या कहता है, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा, किसकी, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट, स्थानीय और पर्सनल एक्ट, उन सभी कानून विधियों की न्यायिक अपेक्षा करने की
करने की जाती, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है। तो अभी हम ये पढ़ लो, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में भी इसे बता दूंगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली, युद्ध के से संबंधित नियम की न्यायिक अपेक्षा करेगा। विधानमंडलों की कार्रवाई अनुक्रम यानी भारत की संसद और राज्य सभाओं और प्रांतों के तस्मय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों के अधीन कार्रवाई करेगा। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तत्समय प्रभु या राजरोहण, राज हस्ताक्षर यूनाइटेड किंगडम के राजा यानी रानी के राजारोहण और हस्ताक्षर की न्यायिक अपेक्षा करेगा। भारत से बाहर स्थापित सभी न्यायालयों की मुद्रा यानी भारत के सभी न्यायालयों की मुद्राएं और बाहर में स्थापित न्यायालयों की मुद्राओं का भी न्यायालय जुडिशियल वो करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहाँ गया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, अभी नहीं समझ में आ रहा, पढ़ दे रहा हूँ मैं इसे एक बार कि ये बेयरैक्ट हो जाए। किसी राज्य के लोक पद या तस्मय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य, हस्ताक्षर यदि पद पर उनकी नियुक्तियों का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र के अधिसूचित किया गया हो। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य और प्रभु के अस्तित्व उपाधियों की राष्ट्रीय ध्वज, समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, लोकोत्सव, उपवास और अवकाश के दिन, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकायों के बीच संघर्ष प्रारंभ या चालू रहना, पर्यवेक्षण, न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों और उनके उपाधियों, अधीनस्थों, ऑफिसरों और सहायकों और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले ऑफिसरों के भी तथा सब अधिवक्ताओं, अटॉर्नियों, प्रॉक्टरों, वकीलों और प्रीडरों तथा उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम से। भूमि या समुद्र मार्ग का नियम, 13 चीज हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसको पढ़ो। इन सभी मामलों में क्या कहता है? इन सभी मामलों में भारत लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान और कला के सभी विषयों में न्यायालय संप्रयुक्त निर्देश पुस्तकों, दस्तावेजों की सहायता ले सकता है। यदि न्यायालय से किसी ऐसे तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने के किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि वह जब तक वह व्यक्ति ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिससे न्यायालय अपने ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर देगा। अब आओ मैं इसे बिल्कुल छोटे फॉर्म में और आसान भाषा में तैयार करके आपको यहीं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या है पढ़े थे? आल लाज। पहले में क्या पढ़े थे? आल लाज। ऐसे लिख लो, लाज इन फोर्स। इंग्लिश में याद करो, अच्छे से याद हो जाएगा, हमने इंग्लिश में ही याद किया था। इन द टेरिटोरियल ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सारे कानून। दूसरा क्या है? ये तो आसान याद है। दूसरा क्या है? पब्लिक जितने वो हैं एक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में जितनी चीज़ें आती वो लोकल एक्ट्स जो हैं, लोकल एक्ट्स हैं वो, ठीक है। पर्सनल एक्ट्स हैं जो वो पर्सनल एक्ट्स, तो ये कहाँ के होने चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, लोकल एक्ट्स हैं और क्या है? पर्सनल एक्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो नए वाले एक्ट हैं उसमें ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब पुराना और नया दोनों पढ़ना है, तो इस वजह से मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ये पार्लियामेंट कहाँ की पार्लियामेंट है? पार्लियामेंट ऑफ द यूके की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो कानून बनाए गए उनका भी जुडिशियल नोटिसेबल न्यायालय करेगा। कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट ने किसका? पब्लिक से संबंधित जो एक्ट बनाए हैं या लोकल एक्ट बनाए हैं या पर्सनल एक्ट्स बनाए हैं, तो इनका भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है?
देखो अब इसमें एक चीज़ और है, जो दूसरा मैंने पढ़ाया है, तो बीएसए में जो दूसरा है वो क्या कहता है, भारत द्वारा किसी देश या देश के अधीन क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बीएसए दूसरे में क्या कहता है, ये दोनों में अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बात करता है, ये बीएसए के बारे में बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बात करता है, और किसके बारे में, करार के बारे में बात करता है, और किसके बारे में, अभिसमय के बारे में, ये नए में जोड़ा गया अभिसमय के बारे में। और तो इंटरनेशनल की जो चीज़ें हैं वो दो में यहाँ पे रखा गया बीएसए में, और जो दो पुराना वाला 57(2) है उसमें यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की जो लोकल पर्सनल या पब्लिक से संबंधित जो चीज़ें कानून है उससे संबंधित। अब आ जाओ आप तीसरे क्लास में क्या रखा गया है, आर्टिकल्स। कैसे आर्टिकल्स रखे गए हैं, कौन से आर्टिकल रखे गए हैं, ऑफ वार, जो युद्ध से संबंधित हो, ठीक है, आर्टिकल ऑफ वार्स कैसे हो, कौन हो आर्टिकल, इसको शॉर्ट फॉर्म में AOW, आर्टिकल ऑफ वार से संबंधित हो। तो AOW में क्या क्या है, इंडियन नेवी से संबंधित जो कानून है, किससे, इंडियन आर्मी से संबंधित, इंडियन नेवी से संबंधित हैं, और किससे संबंधित हैं, इंडियन एयरफोर्स से जो कानून संबंधित हैं। तो इनका सबका भी न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय क्या करेगा, जो फैक्ट जुडिशियल नोटिसेबल कर लेगा, FJN कर लेगा, फैक्ट जुडिशियल नोटिसेबल कर लेगा। अब आप आ जाओ फोर्थ पे। तो ये जो थर्ड यानी कि C दिया है बीएसए में, बीएसए का भी साथ साथ में पढ़ाता चल रहा हूँ, जो थर्ड दिया है वो क्या दिया है, संविधान सभा। थर्ड में क्या दिया है, संविधान सभा दिया है। संविधान सभा की जो चीज़ें हैं, भारत की जो संसद है, थर्ड में भारत की संसद दे दिया है, और क्या दिया है, राज्य विधानमंडल की चीज़ें दे दी गई हैं थर्ड में, विधानमंडल की कार्रवाइयाँ, इन सब की क्या है, कार्यवाही है, वो दे दिया गया। नए के सब क्लास 3 में जो बीएसए के दिया है 50 से 52 के सब क्लास 3 में, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब आ जाओ 4 में। तो किसका 4 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 57 का सब क्लास 4 मैं बता रहा हूँ। तो सब क्लास 4 क्या कहता है, कार्यवाही के अनुक्रम में। तो कैसा कार्यवाही है, कार्यवाही के अनुक्रम में। अब कैसी कार्रवाई है, किसकी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्रवाई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्रवाई है। दूसरा क्या है, देखो इसमें ये चीज़ चौथे में दी है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है भारत की संविधान सभा, जिसे बोलते हैं संविधान सभा, वो भी यहाँ उसकी भी चीज़ों को जुडिशियल नोटिसेबल किया जाएगा। और फिर आ जाएगा भारतीय संसद, फिर तीसरा क्या आ जाएगा, विधानमंडल। विधानमंडल ये कहाँ दिया है, चौथे में दिया है। तो अब आ जाओ इसके चौथे में क्या दिया गया है, जो इसके चौथे में क्या दिया गया है, बीएसए के, टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, बीएसए के सेक्शन 52 के सब क्लास 4 में क्या दिया है, सॉरी सब क्लास 4 में क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, सभी न्यायालयों की प्लस अधिकरणों की क्या होगी, मुद्राओं का जुडिशियल नोटिसेबल करेगा, मुद्राएं हैं जो वो। अब आ जाओ नेक्स्ट किसका आ जाओगे, इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 57 का सब क्लास 5 में क्या कहता है, सब क्लास 5 क्या कहता है, यूनाइटेड किंगडम का ऑफ
जो क्या है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, राज्यारोहण है, राज्यारोहण की चीज़ें हैं। और सील या मुद्रा है, सील है, वो क्या होंगी, वो भी जुडिशियल नोटिसेबल होंगी, वो भी क्या होंगी, जुडिशियल नोटिसेबल हो जाएंगी। राज्यारोहण और सील यानी कि राज हस्ताक्षर, राज्यारोहण और राज हस्ताक्षर। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, बीएसए का तुम ये देख लेना, इसमें बीएसए वाला तुम देख लेना क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसको देख लेना। इसको मैं कंसाइज फॉर्म में करके बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी यही आने की। छठे में क्या दिया गया, सील्स, मुद्राएं दिया गया है। छठे में क्या दिया है, मुद्राएं दिया गया है। छठे में मुद्राएं याद कर लो। और सते में क्या दिया गया है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों याद कर लो। गजेट दिया गया है, गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनके बारे में सते में दिया है। और आठवें में क्या दिया है, आठवें ने दिया है स्टेट। क्या दिया गया, स्टेट क्या है, सवरेन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवरेन है, संप्रभु है स्टेट। किस चीज़ के लिए, उसके विस्तार के लिए, किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए। और किस चीज़ के लिए, टाइटिल के लिए। और किस चीज़ के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। अब आ जाओ नौवें में। नौवें में क्या है, नौवें में क्या है तुम्हारा, हॉलीडेज आते हैं, छुट्टियां जो होती हैं उसका भी जुडिशियल नोटिसेबल न्यायालय करता है। प्लस फास्ट जो होते हैं, उपवास जो चीज़ें होती हैं, प्लस फेस्टिवल जो होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उनका भी न्यायालय क्या करता है, जुडिशियल नोटिसेबल, उन फैक्टों का क्या जुडिशियल नोटिसेबल करेगा। 10वां क्या है तुम्हारा, राज्य क्षेत्र है। क्या है, राज्य क्षेत्र है जो भारत के अधीन है। ये सब लिख लो, इन छोटे छोटे फॉर्म में लिखा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। फिर 11वां क्या है, 11वां क्या है, जब दो किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट के बीच में कोई चीज़ें हैं और उसमें इंटरनेशनल लॉ से कोई चीज़ है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज बॉडी ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई चीज़ें आदेश हो तो उसका भी जुडिशियल नोटिसेबल कर लेगा। ये आ जाओ। अब आ जाओ 12 में क्या दिया है, 12 में क्या दिया है, मेंबर्स, क्या क्या दिया है, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, कहाँ के ऑफिसर हैं, ऑफ द कोर्ट। एक आदमी हो गया, इसमें एक हो गया। दूसरा क्या दिया है, डिप्यूज एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, टीज दिया है, जो सबऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर असिस्टेंट हो जाएंगे, टेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, जो क्या कर रहे हैं, प्रोसेस, ऐसी कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई, प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, जो न्यायालय के आदेश का क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं उनके भी। और फिर कौन है, कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, कोई क्या है, कोई अटॉर्नी है, कोई प्लीडर है, ये सब आ जाएंगे तुम्हारा। अब आ जाओ 13 में। 13 में क्या है, जो रूल हैं, कैसे रूल हैं, ऑन लैंड, लैंड से संबंधित कोई रूल हैं, ऑन एट सी मतलब समुद्र से संबंधित कोई रूल हैं, ऑफ रोड, रोड पे से संबंधित जो वो है रूल हैं,
तो उसका भी जुडिशियल नोटिस करेगा। अब एक चीज़ और इसने आखिरी में क्या कहा है, मैटर तथ्य हो, मैटर ऑफ किसका हो, मैटर ऑफ कैसा हो, पब्लिक हिस्ट्री से संबंधित हो, हिस्ट्री से संबंधित हो, और फिर लिटरेचर से संबंधित हो, लिटरेचर से संबंधित हो, फिर उसके बाद साइंस, इंग्लिश में याद करोगे याद हो जाएगा, और आर्ट से संबंधित हो। तो इनका भी चीज़ें, और इसमें क्या और क्या की और ऐड कर ली जाती हैं, इसमें रेफरेंस बुकों को भी मान लिया जाता है, रेफरेंस जो बुक होती हैं उनको भी मान लिया जाता है, या रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी जुडिशियल नोटिसेबल कर लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको ये चीज़ें हो गई, 56 हो गया, 57 हो गया। अब आप आ जाओ 58। 58 इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। 58 क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेष तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करने की ज़रूरत नहीं होती जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार कर लेने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिनसे वे सुनवाई से पहले किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार कर लिया होता है, या फिर उसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्ति नियम के अधीन या समझ लिया जाता है कि उन्हें उसे अपने अभिवचनों द्वारा क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया। एक उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने अभिवादन पत्र नहीं है, वाद पत्र है, वाद पत्र में अपनी जन्मतिथि को स्वीकार करता है तो उसे स्वहस्ताक्षरित किया है, तो यह धारा 58 के अधीन स्वीकृत तथ्य के रूप में माना जाएगा। अब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 58। 58 को एक बार तुम खुद पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट में 58 बेयर एक्ट में क्या दिया है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसके साथ पढ़ोगे, ये बीएसए की धारा 53 के साथ पढ़ोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। 58 53 के साथ पढ़ोगे। क्या कहता है, किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिससे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिससे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी तस्मय प्रवृत्ति नियम के अधीन या समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया। परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसे स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। तो यानी कि आपका 56 57 58 कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है, कहाँ है, ये आ जाओ, अरे सॉरी, अब आप आ जाओ। देखो 58 का महत्व यह है कि विशेष तथ्य को साबित करने की आवश्यकता को कम करता और न्यायिक प्रक्रिया को ये सुगम बनाता। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अब आप आ जाओ किस पे, चैप्टर 3 पे। तो इसको रेड विथ कर लो, बीएसए के कौन से चैप्टर, उसमें भी चैप्टर 4 ही है, और वहाँ भी चैप्टर का नाम है मौखिक साक्ष्य के विषय में। बस धारा में बदलाव है। धारा में जो 50 यहाँ 59 यहाँ 59 में पढ़ रहे हो, तो बीएसए की कौन सी धारा रेड विथ पढ़ोगे, 50, तुम कौन सी धारा पढ़ोगे, 54 और 55, यानी कि 59 रेड विथ 54, रुक जाओ इसको, चलो ये 54 के साथ 54 रेड विथ किसके, बीएसए के। अब आप आ जाओ 59 पढ़ते हैं। क्या है 59, बड़ा कर लेता हूँ उसको, मौखिक साक्ष्य के
विषय में। मौखिक साक्ष्य क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मौखिक साक्ष्य तुमको बता दिया था मैंने सेक्शन 3 में। साक्ष्य की परिभाषा में मौखिक साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मैंने वहीं बता दिया था कि मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे कहते हैं। तो वहाँ से मौखिक साक्ष्य जरूर पढ़ लेना एक बार, अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना कि मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं, साक्ष्य किसे कहते हैं। देखो इसको भी मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य किसे कहते हैं। देखो आसान भाषा में, साक्ष्य की परिभाषा, साक्ष्य की परिभाषा, इसको पढ़ने से पहले साक्ष्य की परिभाषा तो जान लो क्या होता है। क्या होता है साक्ष्य की परिभाषा, साक्ष्य क्या होता है, क्या होता है, सामग्री होता है, सामग्री या साधन होता है, साधन जो क्या करता है, जो न्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्यवाही में क्या करता है, मदद करता है। किस चीज़ के लिए मदद करता है, कि तथ्य का क्या कर सके, अस्तित्व या अनअस्तित्व साबित कर सके, अस्तित्व क्या कर सके, साबित कर सके, साबित कर सके। तो क्या करे, साक्ष्य एक सामग्री या साधन है जो क्या होता है, न्यायिक कार्रवाई में किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित कर सके, तो उसी को क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी साक्ष्य की परिभाषा। अब साक्ष्य की परिभाषा में ही, साक्ष्य की परिभाषा में ही मौखिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होगा, उसको 3 में पढ़ लेना। क्या उसमें कहता है, साक्ष्य वे सभी कथन जो जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देते हैं या अपेक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ना, जब भी ये चैप्टर पढ़ना तो रेड विथ सेक्शन 3, सेक्शन 3 साक्ष्य की, अरे रेड विथ सेक्शन 3 साक्ष्य की परिभाषा जरूर पढ़ लेना, परिभाषा। तो अब आप आ जाओ 59 पे। 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेष रूप से मौखिक साक्ष्य के बारे में। इसके अनुसार दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अलावा सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक घटना के साक्ष्य को देना चाहता तो वह उस घटना को मौखिक रूप से सुनकर साबित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति एक चोरी की घटना के बारे में बताना चाहता है तो वह अपनी गवाही मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह धारा व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों में मौखिक साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो धारा 60 क्या कहता है कि मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है कि मौखिक साक्ष्य कब क्या कहता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं के सिवाय, मतलब किसके, दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं के सिवाय सभी कथन किसके, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। ये क्या कहता है, ये धारा कौन सा करता है, 59 कहता है, और बीएसए की धारा 54 कहती है। इतना चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ सेक्शन 60 पे। सेक्शन 60 को किसके साथ पढ़ोगे, सेक्शन 60 को जिसको पढ़ना है तुमको, सेक्शन 60 को पढ़ोगे आप सेक्शन 55 के साथ, रेड विथ 55 बीएसए के साथ पढ़ोगे। क्या है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यानी कि क्या है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए
यदि कोई व्यक्ति किसी घटना को देखा या सुना है तो वह उस घटना के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जिसने उस घटना को देखा है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक चोरी को देखा है तो आप इस घटना के साक्षी बनना चाहते हैं तो आपको मौखिक साक्ष्य उसी घटना के बारे में होना चाहिए जिसको आपने अपने आँखों द्वारा देखा है। तो धारा 60 के तहत व्यक्तिगत साक्ष्य का महत्व है कि यह अदालतों में न्याय प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपके पास व्यक्तिगत साक्ष्य है तो आपको बातों को अधिक प्रामाणिकता मिल जाती है। अगर व्यक्तिगत साक्ष्य है तो आपकी बातों को न्यायालय में प्रामाणिकता अधिक मिल जाती है। तो आपका ये 59 और 60 भी एक हिसाब से ख़त्म हो गया। अब ये मेंस के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ना है। वो मैं जब आप लोग अगर करिएगा, इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसको मेंस के हिसाब से भी पढ़ा दूंगा। अभी तो ये पीटी के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं समझाने के लिए वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का पढ़ाऊँगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, आई होप आज के लेक्चर में थोड़ा कन्फ्यूजन था, ये मुझे पता है। तो अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट कर देना, मैं वो चीज़ बता दूंगा। ओके, थैंक यू।